हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टेरेटोजेनेसिस, सेनेसेंस एंड एजिंग। सबसे पहले हम देखते हैं टेरेटोजेनेसिस या विरूप उत्पत्ति। टेरेटोजेनेसिस इज ए प्रीनेटल टॉक्सिसिटी कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिफेक्ट्स इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो और फीटस। टेरेटोजेनेसिस एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें संरचना एवं क्रियात्मक विकास अनियमित हो जाता है और मोस्टर भ्रूण का निर्माण होता है। अगर सामान्य संरचना विकास में थोड़ा सा भी परिवर्तन किसी कारण से होता है तो असामान्य भ्रूण का विकास व जन्म होता है। इस तरह के भ्रूण को हम मोस्टर या टेरेटा कहते हैं। असामान्य संरचना विकास के कारण अव्यवस्थित परिवर्धन होता है व असामान्य भ्रूण का निर्माण होता है। असामान्य स्थिति कई कारणों के कारण हो सकती है, जैसे जीनोटाइप में असामान्यता, विभेदन, नए क्रम में असामान्यता, वातावरण में असामान्यता। अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग टेरेटोजेनेसिस। कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि टेरेटोजेनेसिस को अफेक्ट करते हैं। इनमें पहला फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स में सबसे पहले हम देखते हैं जो जेनेटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, जिनमें ऐसे कारक जिनमें जीनोटाइप में कमी या म्यूटेंट जो जीन्स होते हैं इनके कारण जो टेरेटोजेनेसिस डेवलप होता है उसे हम इस तरह के कारकों को हम आनुवंशिक कारक कहते हैं। इसके एग्जांपल्स में हैं जैसे फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया ह्यूमंस में फेनिल पायरुविक एसिड के संग्रहित होने के कारण बनता है और इससे मानसिक असंतुलन हो जाता है और यह रोग एक अप्रभावी जीन के कारण होता है। इसी तरह का एक एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम। ऑटोसोम्स में मिलने वाले ट्राइसोमी के कारण ऐसा होता है। जो नंबर ऑफ 46 क्रोमोसोम्स जो कि ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसके कंपैरिजन में जब डाउन सिंड्रोम होता है तो यहाँ पे 47 क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार सिकल सेल एनीमिया जो कि अफ्रीका और अमेरिका में ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है, एक आनुवंशिक रक्त रोग होता है। इस रोग में क्या होता है कि जो आरबीसीज हैं इनमें ऑक्सीजन के कम दाब के कारण सिकल शेप्ड ये हो जाती हैं और ये एक अप्रभावी लक्षण है। इस रोग के अंदर मनुष्य में दर्द, बुखार, सृजन व पीलिया उत्पन्न करता है और जो किडनी है उसकी जो फंक्शनल कार्यप्रणाली है उसको क्या करता है, ये विकृत कर देता है। नेक्स्ट, हीमोफीलिया भी एक फैक्टर है जो लिंग गुणसूत्र पर स्थित जीन्स के कारण होता है। नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं हम जो कि टेरेटोजेनेसिस को अफेक्ट करता है, वह है वातावरणीय कारक, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में जैविक और अजैविक दोनों तरह के कारक हो सकते हैं। जैविक कारक के बारे में अगर हम बात करें तो जो वायरसेस हैं ये भी टेरेटोजन की तरह कार्य करते हैं, जैसे रूबेला वायरस एक टेरेटोजन है। सेकंड है एबायोटिक फैक्टर्स, जैसे जो रेडिएशंस होती हैं, मेडिसिन, किसी तरह का कोई केमिकल या हम कहें जो अनबैलेंस्ड जो डाइट होती है यह भी टेरेटोजन की तरह कार्य करती है। अब हम बात करते हैं कैंसर के बारे में। कैंसर मनुष्य का एक ऐसा रोग होता है जिसका कोई अभी तक कोई इलाज खोजा नहीं गया है। इस रोग के अंदर क्या होता है, कैंसर के अंदर जो डिजीज़ होती है, कैंसर जो डिजीज़ है इसमें एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हमें देखने को मिलती है और जो सेल्स जिनके अंदर कैंसर होता है ये इनमें पोटेंशियल होता है कि ये जो अदर सेल्स होती हैं इनको इन्वेड कर सकती हैं, स्प्रेड हो सकता है दूसरी सेल्स के अंदर। अगर हम कोजेस के बारे में बात करें, सबसे पहले हम देखते हैं कैंसर में क्या होता है कि अनियमित और अनियंत्रित वृद्धि होती है और जो आनुवंशिक गुणों की जो क्षमता होती है ये पुत्री कोशिकाओं में भी स्थानांतरित की जाती है। कैंसर के कैरेक्टर्स, ट्यूमर कोशिकाओं में जो है माइग्रेशन की कैपेसिटी होती है, ये स्प्रेड करती हैं और अपने उत्पत्ति के स्थान से अन्य स्थान को प्रवास कर सकती हैं और नए परपोषी के अंदर इनमें स्थानांतरण की क्षमता होती है। फैक्टर्स के बारे में अगर हम बात करें जो कि कार्सिनोजेनेसिस होते हैं, तो जो कैंसर है यह अचानक भी हो सकता है और कुछ म्यूटेजेंस जैसे हम बात करें फिज़िकल फैक्टर्स जैसे आयनाइजिंग रेडिएशन है और केमिकल्स हैं जैसे स्टेरॉइड्स और हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनके द्वारा भी रेडिएशन कैंसर होता है। कुछ रसायन भी कैंसर उत्पन्न करते हैं। इस तरह के रसायन को हम कार्सिनोजेंस कहते हैं। वायरस भी कैंसर उत्पत्ति के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं।
और ट्यूमर का जो ग्रोथ है उसका एक कारण एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन इसका एग्जांपल है। साथ ही साथ जो पुअर लाइफ स्टाइल चॉइसेस हैं, जैसे स्मोकिंग करना, हैवी अल्कोहल, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं ये भी कैंसर को कोज करती हैं। अब हम बात करते हैं सेनेसेंस और एजिंग के बारे में। सेनेसेंस इज द कंडीशन और प्रोसेस ऑफ डिटरेशन विद एज, लॉस ऑफ ए सेल्स पावर ऑफ डिवीज़न एंड ग्रोथ। जो सेनेसेंस है यह एज के साथ में जो डिटरेशन है इसका प्रोसेस है। साथ ही साथ जो सेल की जो पावर है डिवीज़न और ग्रोथ करने की, इसमें जो लॉस होता है उसे हम सेनेसेंस कहते हैं। एजिंग के बारे में अगर हम बात करें तो एजिंग प्रोग्रेसिव फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो कि ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं, जो कि सेनेसेंस के द्वारा लीड होते हैं। इस तरह की जो एक्टिविटी है जिससे जो ऑर्गेनिज्म है जिनमें मेटाबॉलिक स्ट्रेस और अडेप्ट के लिए जो एबिलिटी होती है उसमें जो लॉस होता है, इसे हम एजिंग कहते हैं। वृद्धावस्था की ओर इससे जो सेल है ये वृद्धावस्था की ओर बढ़ती है और इस अवस्था के दौरान इसमें व्यवहारिक कार्य रासायनिक सेल्युलर मोलिकुलर लेवल पर ह्रास होता है, अवनति इसमें देखने को मिलती है हमें। अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें एजिंग की, तो सबसे पहला जो हमें देखने को मिलता है वह मिलता है उपापचयी और वातावरण के साथ जो अनुकूलता होती है उसके अंदर ह्रास हमें देखने को मिलता है। अगर हम देखें तो जो अडल्ट होते हैं, जो किशोर व्यक्ति होते हैं, इनमें वृद्ध व्यक्तियों की तुलना में अगर हम बात करें वेदर की, तो ठंड और गर्मी का जो मौसम होता है इसमें शरीर का जो टेम्परेचर को बनाए रखने की जो क्षमता होती है वह वृद्ध के अंदर हमें इसका ह्रास देखने को मिलता है अडल्ट के कंपैरिजन में। सेकंड हम देखते हैं समस्थैनिक संतुलन का पुनः होने की जो क्षमता होती है इसके अंदर भी ह्रास हो जाता है, डिक्लाइनिंग एबिलिटी टू रिस्टोर होम्योस्टैटिक बैलेंस। काल के साथ शरीर के कई अंगों का, विशेषकर जैसे श्वसन, परिसंचरण तंत्र और उत्सर्जन से संबंधित प्रक्रियाओं की कार्य क्षमता में कमी हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिमिनिशिंग ग्रोथ रेट। एज के साथ में जो वृद्धि की दर होती है यह ह्रासित होती हुई चली जाती है। और एजिंग के साथ में हमें काल प्रभाव का जो कारण है, इसमें काल प्रभावन जो पदार्थ होते हैं, अक्यूमुलेशन ऑफ एजिंग सब्सटेंसेस भी एक रीज़न है। जो एजिंग सब्सटेंसेस है ये एक विशेष प्रकार के पदार्थ होते हैं जिनके संचयन से एजिंग जो है वह देखने को हमें मिलती है। ये सब्सटेंस जो होते हैं ये ऊतकों की क्षमता में कभी जो कमी है वह इनकी वजह से हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र। तो जो प्रतिरक्षा तंत्र है यह भी उम्र के साथ ह्रासित होता हुआ चल जाता है। शिशुअवस्था में जो इम्यूनिटी सिस्टम है वह सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है, वहीं वयस्क अवस्था में अधिकतम जो स्तर है इस पर पहुंच जाता है और जो बुजुर्ग होते हैं इनके अंदर प्रतिरोधक जो क्षमता होती है इसमें हमें ह्रास देखने को मिलता है। अगर हम बात करें एजिंग के बारे में, तो एजिंग का जो कारण है इसके बारे में बहुत सारे मत दिए गए हैं। इनमें से दो मत हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। एक जो कारण एजिंग का देखने को मिलता है वह दिया गया है सेलुलर थ्योरी के अंदर। इस मत के अनुसार क्या होता है, इस सिद्धांत को जो मानने वाले वैज्ञानिक हैं उनके अनुसार जो एजिंग है वह एक सेलुलर प्रोसेस है, इसलिए हम इसे सेलुलर थ्योरी कहते हैं। क्योंकि जब सोमेटिक कोशिकाएं होती हैं इनमें निरंतर मृत्यु होती रहती है। CNS की जो नर्वस सिस्टम होती हैं ये इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ में कोशिकाओं का जो ह्रास की जो दर है वह उम्र के साथ बढ़ती हुई चली जाती है और जीवन के अंतिम समय में कई परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी यह होती है। यह सबसे ज़्यादा जो मान्य मत है सेलुलर थ्योरी, इसमें सबसे ज़्यादा मान्य मत है। सेकंड देखते हैं हम डेथ जीन्स। कोशिकाओं की मृत्यु उम्र के साथ में होती है। कोशिका की मृत्यु आनुवंशिकी के द्वारा निर्धारित होती है। कोशिका जब अंतिम कोशिका विभाजन में होती है तो मृत्यु घड़ी प्रारंभ हो जाती है और कोशिका की मृत्यु हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो त्वचा की जो जर्मिनल एपिथेलियम है, आंत्र की एपिथेलियम, अस्थिमज्जा की स्टेम सेल्स, तिल्ली की कोशिकाएं आदि, इन सभी में विभाजन की जो क्षमता है इसमें जो है
इनमें जो विभाजन की कैपेसिटी है वह कभी कम नहीं होती है, उम्र बढ़ने के साथ भी इनमें विभाजन हमेशा होता रहता है। तो ये इस थ्योरी के कुछ जो हैं एक्सेप्शंस हैं। साथ ही साथ थर्ड है सोमेटिक म्यूटेशंस। वयस्क की अधिकतर जो कायिक कोशिकाएं हैं इनके अंदर हमें म्यूटेशंस देखने को मिलते हैं। इनमें डीएनए में या हम कहें गुणसूत्री विपथन द्वारा उत्परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, और ये उत्परिवर्तन जो म्यूटेशन है किसी भी टाइम हो सकता है, और जो सेल की जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर चेंज कर सकता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो सेल है इसकी कार्य में कमी हो जाती है और अंत में जो सेल है उसकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो रीजन दिया गया है वह है अक्यूमुलेशन ऑफ एजिंग सब्सटेंसेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, जैसे अक्यूमुलेशन ऑफ पिगमेंट्स जो रंजक हैं इनके संचयन के कारण। इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। कशेरुकियों की पेशियों में और तंत्रिका कोशिकाओं में लिपोफ्यूक्सिन एक पिगमेंट है, इसके अक्यूमुलेशन के कारण हमें एजिंग देखने को मिलती है। सेकेंड इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं एबनॉर्मल प्रोटीन्स, जो इस तरह के प्रोटीन्स के एक्यूमुलेशन के कारण एजिंग होती है। नेक्स्ट है फ्री रेडिकल्स एंड पेरोक्साइड्स। जो रेडिएशंस होती हैं ये क्या करती हैं, फ्री रेडिकल्स को उत्पन्न करती हैं, स्वतंत्र मूलकों का निर्माण होता है, और ये जो फ्री रेडिकल्स हैं उपापचय क्रियाओं के द्वारा भी उत्पन्न हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है चैलोन्स। चैलोन्स ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि सेनेसेंस के लिए उत्तरदायी होते हैं, और वृद्धावस्था में इनकी संख्या बढ़ जाती है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ एजिंग, रासायनिक परिवर्तनों का संचयन जो कि डीएनए प्रोटीन से जुड़े हुए होते हैं, इस तरह के पदार्थों का परिणाम स्वरूप रिप्रेस्ड जीन्स का संचयन होता है और उपापचय दक्षता में कमी होती है। नेक्स्ट थ्योरी है सिस्टमिक थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार काल प्रभावन को उत्पन्न करने वाले परिवर्तन समांगी प्रकृति के होते हैं। ये परिवर्तन अंगतंत्र में होते हैं एवं ये परिवर्तन कोशिका की मृत्यु या हानि से उत्पन्न नहीं होते, जैसा कि हमें कोशिकीय सिद्धांत के अनुसार हमें देखने को मिला। इस मत का आधार इस बात पर है कि सभी अंगतंत्र कई विभिन्न प्रकार के ऊतकों से बने होते हैं एवं ये ऊतक एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, एक दूसरे के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका अर्थ यह है कि एक प्रकार के ऊतक का नुकसान होता है, वह दूसरे तंत्र जो उन पर निर्भर करते हैं को हानि पहुंचाता है। बाह्य कोशिका अधांतरी, योजी ऊतक व स्व प्रतिरक्षा आदि प्रभावी कारक होते हैं। अंग का अधिकतर भाग बाह्य कोशिका अधांतरी के द्वारा बना होता है। अगर इनमें काल प्रभावन प्रारंभ हो जाए तो इसका प्रभाव पूर्ण शरीर के ऊपर पड़ता है और पूर्ण शरीर में जो है जीर्णता की ओर जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो कोलेजन फाइबर्स शरीर के प्रोटीन का 1/3 भाग बनाते हैं। ये बहुतायत से त्वचा, पेशियों, टेंडन्स और स्केलेटन टिश्यूज़ और कार्टिलेज में पाया जाता है। कोलेजन एक ट्रोपोकोलेजन के दीर्घ अणु हैं, काल प्रभावन में जाते हैं तो इनमें कई परिवर्तन होते हैं। इनमें अधिक स्तरबंध का निर्माण होता है, साथ ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के मध्य अधिक संख्या में जो है क्रॉस लीकेज का निर्माण होता है, क्रॉस लिंक्स का निर्माण होता है। परिणाम स्वरूप अणु एगुलेनशील द्रवों में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि कोलेजन में काल प्रभावन परिवर्तन बड़े अणुओं में तापीय विखंडन के कारण होता है। यह तापीय विखंडन लगातार शरीर के अधिक तापक्रम के परिणाम स्वरूप होता है। अणुओं के एगुलनशीलता के परिणाम स्वरूप अंगों में कठोरता आ जाती है एवं उनकी संकुचनशीलता एवं प्रकुचनशीलता क्रिया प्रभावित होती है। इस प्रकार का काल प्रभावन जो एजिंग है त्वचा और रुधिर वाहिनियों में हमें देखने को मिलता है। त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और रुधिर जो वाहिनियाँ हैं इनमें आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो जाता है। मायोकार्डियल टिश्यू को भी हानि होती है। जो पूरा शरीर है इसमें रुधिर व उसे घेरे हुए ऊतकों के मध्य पदार्थों का जो आदान प्रदान है उसमें भारी कमी देखने को मिलती है। ऊतक हार्मोन्स के प्रति अनुक्रिया करने की क्षमता खो देते हैं और यकृत कोशिकाओं की जो डिटॉक्सिफिकेशन की जो कैपेसिटी है वह उसमें भी ह्रास हमें देखने को मिलता है। इसके परिणाम स्वरूप शरीर की क्रिया करने की क्षमता का ह्रास होता है एवं इसके कारण कई साइड इफ़ेक्ट उत्पन्न हो जाते हैं। जो दूसरा प्रभाव है जो कि सिस्टमिक जो काल प्रभावन है उसके लिए उत्तरदायी है,
वह है ग्राउंड सब्सटेंसेस। वृद्धि अवस्था के दौरान बाहरी आधांतरी के कोलेजन तंतुओं एवं भरण पदार्थ के अनुपात में परिवर्तन होता है एवं कोलेजन तंतुओं की संख्या में वृद्धि होती है और जो भरण पदार्थ होते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं, ये कम हो जाते हैं। इसका गलत प्रभाव आधांतरी के सामान्य कार्यों के ऊपर पड़ता है, अर्थात जल की जो रिटेंशन की कैपेसिटी है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, ऑक्सीजन संवहन, पोषक, उपापचय पदार्थ, हॉर्मोन्स, एंटीजन आदि के रखने की जो क्षमता है, इसमें ह्रास होता है। कई जो ऑर्गन सिस्टम हैं ये दबाव की अवस्था में रहते हैं और इनके कार्यों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो ब्रेन लंबे समय तक ऑक्सीजन की कमी में रखा जाए तो कार्य की और मानसिक क्षमता में हमें ह्रास देखने को मिलता है। एजिंग के साथ प्रतिरक्षा अनुक्रिया तंत्र में कमी आ जाती है, अर्थात एंटीबॉडीज़ के निर्माण का ह्रास भी हमें देखने को मिलता है। परिणाम स्वरूप शरीर के रक्षा की जो कैपेसिटी है उसमें ह्रास होता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर के एंटीजन के विरोध में एंटीबॉडीज़ का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। एजिंग के इस कारक को हम स्व प्रतिरक्षण क्रिया कहते हैं। मनुष्य में रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो डिजीज़ है वह ऑटो इम्यून जो डिजीज़ है उसका एक एग्जाम्पल है। जो ह्यूमंस हैं इनके अंदर जो एजिंग प्रोसेस है इसमें क्या होता है कि प्राकृतिक जो जीवन शक्ति है इसके अंदर ह्रास देखने को मिलता है हमें। ह्यूमंस में एजिंग के बायोलॉजिकल और जो फिजियोलॉजिकल सोशियोलॉजिकल रीज़न हमें देखने को मिलता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने टेरेटोजेनेसिस और इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, कैंसर के कोजेज़ क्या हैं, सेनेसेंस, एजिंग की प्रॉपर्टीज़ और साथ ही साथ जो एजिंग के कारण हैं इनके बारे में जो 2 मत दिए गए हैं, सेलुलर थ्योरी और सिस्टमिक थ्योरी, इसको हमने डिस्कस किया। थैंक यू।